अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है माजी में 1 एकड़ ज़मीन के लिए 500 क्यूबिक मीटर पानी दरकार होता था, लेकिन अब सिर्फ 220 क्यूबिक मीटर की ज़रूरत है। पानी की खपत तकरीबन निस्फ तक गिर गई है। अभी दुनिया में इतना हो रहा है, जब हम शुरू किए तो 750 किलोवाट आवर्स का प्रोपेलर्स थे विंड टर्बाइन। जब हम टाइम हो गया है तो 1.5 मेगावाट कर दिया हमने। देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान तो फिनिश लेदर तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, गारमेंट भी कर रहा है, ग्लव्स भी कर रहा है, तो बेहतर तो हम तो ऑलरेडी हैं। देखें, हम तो सारी जो है इंडस्ट्री जो है हमारी, तो जो लेदर है वो इंटरनेशनल क्वालिटी की लेदर है। वो बलूचिस्तान की ज़री आबादी सूबे का 67% है, लेकिन इन्हें ज़राअत की काश्त में पानी के वसाइल की कमी का सामना है। चीन के पास पानी बचाने वाली कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं और चीन और पाकिस्तान के दरमियान तावन की क्या इम्कानात हैं? आइए देखते हैं रिपोर्ट। माजी में 1 एकड़ ज़मीन के लिए 500 क्यूबिक मीटर पानी दरकार होता था, लेकिन अब सिर्फ 220 क्यूबिक मीटर की ज़रूरत है। पानी की खपत तकरीबन निस्फ तक गिर गई है। मैनेजर यांग ने अपाची की जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है उसे ड्रिप इरिगेशन अंडर मुल्च कहा जाता है। ये पानी को खाद, कीड़े मार अद्वियात वगैरह को ड्रिप इरिगेशन के जरिए फसलों की जड़ों पर बराह रास्त इस्तेमाल कर सकता है। मुल्चिंग फिल्म के इजाफे के साथ बहुत कम बुखारात पैदा होते हैं, जो फसल की जड़ों के लिए बेहतर नशोनुमा का माहौल फराहम कर सकते हैं। अब चीन में इस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, बशमूल सिंकियांग का खित्ता, जिसके मौसमी हालात पाकिस्तान से बहुत मिलते जुलते हैं। ड्रिप इरिगेशन बुनियादी तौर पर चीन के शुमाल मगरबी हिस्से में इस्तेमाल की जाती है और शिनजियांग में ड्रिप इरिगेशन का रकबा हमारे मुल्क के ड्रिप इरिगेशन के रकबे का तकरीबन 60% है। सिंकियांग चीन में कम बारिश की वजह से आबो हवा हमेशा खुश्क रहती है, लेकिन इन इंतहाई कुदरती हालात में सिंकियांग की कपास की पैदावार मुल्क की पैदावार का तकरीबन 90% है। इसका राज मुल्च के नीचे ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। 2006 के बाद शिनजियांग में कपास के खेतों में पानी में खाद को मिलाकर ज़ेरे ज़मीन ड्रिप इरिगेशन के तरीके को फ़रोग दिया गया, जिससे पानी और खाद के इस्तेमाल की शरह में बेहतरी आई। मैकेनिकल ऑपरेशंस के दर्जों में कमी वाक़े होने के साथ साथ काबिले काश्त रकबे में इजाफा हुआ और जड़ी बूटियों की अफजाइश भी कम हो गई, जो कि आला पैदावार और आला किस्म की कपास के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। यूं कम मेहनत और काविश के बावजूद मुआशी लिहाज से ज़्यादा सूदमंद है। न सिर्फ कपास बल्कि गन्ना, जो कि पाकिस्तान की अहम फसल भी है, तकनीकी रुकावटों को दूर करने के बाद ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर जनूबी चीन में गन्ने की काश्त करते वक्त एक दफ़ा लगाए गए पौधों से 3 साल तक फसल हासिल हो सकती है। ड्रिप इरिगेशन बेल्ट को ज़मीन में दबाने की ज़रूरत है। पहले साल से तीसरे साल तक ज़मीन को अलग से काश्त करने की ज़रूरत है। तीसरे साल तक ड्रिप इरिगेशन बेल्ट पाइप तकरीबन 30 सेंटीमीटर ज़ेरे ज़मीन दबा होता है। पहले तो हमें ख़दशा था कि बालाई सतह से 30 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन पत्थर की तरह सख्त होगी और पानी के बहाव में रुकावट बनेगी। बाद में हमने बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से इस मसले को आसानी से हल कर लिया। मुल्च के नीचे ड्रिप इरिगेशन का उसूल एक काबिले कंट्रोल पाइपलाइन सिस्टम के जरिए पानी की फराहमी है। दबाव वाले पानी को सहूलियात के जरिए फिल्टर और साफ करने के बाद ये पानी में हल पजीर खादों के साथ मुकम्मल तौर पर मरबूत होकर खाद का महलूल बनाता है, जो पानी की तरसील के लिए मुल्च के नीचे रखी आपाशी की पट्टी में दाखिल होता है। आपाशी की पट्टी को मेन पाइप, ब्रांच पाइप और कैपिलरी में तकसीम किया गया है। कैपिलरी पर ड्रिपर यकसा तौर पर फसल की जड़ों की नशोनुमा के इलाके में जड़ों को जज्ब करने के लिए दाखिल हो सकता है। गुज़श्ता आम छिड़कने वाली आबपाशी के मुकाबले में ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के अपने मुनफरिद फ़वाइद हैं। ड्रिप इरिगेशन वाली ज़मीन की ज़रूरियात निस्बतन वसी होती हैं। इसके लिए बहुत हमवार ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि 1 से 2 मीटर की ढलवानों को भी आम तौर पर सैराब किया जा सकता है। लिहाजा ज़मीन को हमवार बनाने के अखराजात को बचाया जा सकता है और तवानाई का इस्तेमाल भी कम होगा। छिड़काव वाली आबपाशी से तकरीबन 2 गुना कम होगा। सतह ज़मीन से नीचे ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टपकने वाले पानी की मिकदार और रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है
اور پانی کے وسائل کے استعمال کی شرح 99% ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ پودوں کی نشوونما کے مختلف مراحل میں ضرورت کے مطابق کھاد دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرپ اریگیشن فصل کی جڑوں کے نظام کی نشوونما کے دائرے میں کم نمکین ایریا تشکیل دے سکتی ہے اور معتدل نمکین الکلی والی زمینوں پر بھی زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ پانی اور کھاد کی بچت کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات کے خلاف مزاحمت، نمک الکلی کی مزاحمت، پیداوار میں اضافہ اور فصل کے معیار میں بہتری جیسے فوائد بھی ہیں۔ ایک ہی وقت میں کیونکہ یہاں کوئی چوٹیاں اور نہریں نہیں ہیں، قابل کاشت اراضی کے رقبے میں 10% اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پائپ بچھانے والی فلم ملچنگ سے لے کر بوائی اور کٹائی تک پورے عمل کو مشینی بنایا گیا ہے، جس سے کیڑے مار ادویات کا استعمال کم ہو گیا ہے۔ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے فروغ کی تصدیق میں وقت لگتا ہے اور ملچ ٹیکنالوجی کے تحت ڈرپ اریگیشن کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ سنکیانگ چین میں اسے 22 سال تک دریافت اور آزمایا جاتا رہا ہے۔ یہ زیر زمین ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجی شنجیانگ میں 22 سال سے استعمال ہو رہی ہے اور یہ طریقہ بہت پختہ ہو چکا ہے۔ زیر زمین ڈرپ اریگیشن کا یہ نظام شنجیانگ میں 80 ملین ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط ہے۔ چینی کمپنیوں نے 1996 میں اسرائیل میں ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجی متعارف کروائی اور مسلسل تحقیق کی اور آبپاشی کے آلات اور مصنوعات کو آزادانہ دانشورانہ املاک کے حقوق کے ساتھ تیار کیا، جس نے شاندار زراعت، پانی کو محفوظ کرنے کی ٹیکنالوجی کو گرین ہاؤس سے کھیت میں منتقل کرنے کے قابل بنایا۔ ماضی میں ہم بنیادی طور پر آبپاشی کے لیے گھڑے یا سیلاب زدہ کھیتوں سے پانی نکالنے کے لیے گھڑے استعمال کرتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ 2 بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والے ماڈل ہیں۔ ہمارے ہاں گھاس پھوس اور پتوں سے زمین کو ڈھانپنے کا طریقہ ایک انقلابی قدم کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ زمین کو ڈھانپنے کے بعد ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجی کو لگایا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے بیج بالائی سطح پر لگائے جاتے ہیں۔ دراصل ہم نے اس طریقے کو پہلے عملی طور پر اپنایا، بعد میں اس کے نظریاتی پہلو کو دیکھا۔ پانی کی بچت کے لیے استعمال ہونے والے آبپاشی کے آلات مختلف فلٹرز، پلانٹرز، ڈرپ اریگیشن، خصوصی کھاد، ملچنگ فلم، بیج اور دیگر مصنوعات کے فروغ اور ترقی کا باعث بھی بنے ہیں۔ چین آبپاشی کی اعلیٰ کارکردگی والی ٹیکنالوجی میں ایک طاقتور ملک بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے بہت سے ممالک کے ساتھ ٹیکنالوجی کا اشتراک کیا ہے اور ٹیکنالوجی درآمد کرنے والے ملک سے برآمد کرنے والے ملک میں منتقلی مکمل کی ہے۔ اب ہم نے اس ٹیکنالوجی کو 17 ممالک میں متعارف کروایا ہے، جن میں قازقستان، تاجکستان اور پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ مثال کے طور پر جب 2020 میں ہم نے ازبکستان میں اسے فروغ دیا تو ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے 6000 ملین ایکڑ سے زائد زمین پر کپاس کی پیداوار اوسطاً 40% تک بڑھ گئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو کیا ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجی کا استعمال مستقبل میں پاکستان میں موزوں ہے اور اس کے کیا امکانات ہیں؟ پاکستان ایک زرعی معیشت ہے جس میں پانی کی کمی ہے۔ اس کی بڑی فصلیں جیسے کپاس، گندم، گنا اور چاول تمام پانی والی فصلیں ہیں۔ پانی کے بحران کے پیچھے آبپاشی کے فرسودہ طریقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں پانی کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی ضرورت ہے جس میں پانی کی ضرورت کم ہو۔ درست زراعت اور درست آبپاشی خاص طور پر ہمیں قیمتی وسائل کو بچانے اور پیداوار میں اضافہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ چائنا کے اندر جس چیز نے انقلاب برپا کیا ہے اس میں نمبر 1 تو ڈرپ اریگیشن کی ٹیکنالوجی ہے۔ انیشیلی ڈرپ اریگیشن تھوڑی کاسٹلی پڑتی تھی بیکاز انیشیل کیپٹل کاسٹ زیادہ تھی، لیکن اب اریگیشن ٹیپ اور ڈرپرز کے انٹروڈکشن کے بعد ڈرپ اریگیشن کا جو سسٹم ہے وہ کافی سستا پڑتا ہے اور یہ پاکستان کے چھوٹے کسانوں کی پہنچ میں بھی آ گیا ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا جنوبی شنجیانگ سے بہت ملتی جلتی ہے، خاص طور پر اقصو کی زمین۔ ہماری طرف کو زمین کی سطح کہا جاتا ہے اور اس کی طرف کو جزیرے کی سطح کہا جاتا ہے، اور وہ ایک ہی عرض بلد پر ہیں۔ میرے خیال میں آبپاشی کا یہ طریقہ ان کے لیے موزوں ہے۔ پاکستان ایک بڑا زرعی ملک ہے۔ اس میں 250 ملی میٹر سے کم بارش کے ساتھ 75% زمینی رقبہ ہے، اس لیے اسے پانی بچانے والی آبپاشی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ تجربہ کار چینی اور پاکستانی ماہرین نے پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز پیش کی۔ تو چائنا کی کمپنیز جو کہ اریگیشن کے سیکٹر میں کام کر رہی ہیں ان کو
ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के अंदर डिस्प्ले सेंटर्स का सेटअप करें और पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन द लाइन काम करने वाली कंपनियां जो कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रही हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हुए ड्रिप इरिगेशन का जो इक्विपमेंट है उसकी सप्लाई को पाकिस्तान के दूर अफ्तादा मकामात पे इंश्योर करें। इस तरह पाकिस्तान की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पाकिस्तान की यील्ड बढ़ेगी। 我们国内的现在的话 शिनजियांग में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल बनाए हैं जिनमें मुख्तलिफ़ इंजीनियरिंग मॉडल और फसल के मुख्तलिफ़ मॉडल, फलों के दरख्त, कपास और बाज़ सब्ज़ियाँ जैसे टमाटर और काली मिर्च शामिल हैं। दर हकीकत हमारे मुख्तलिफ़ मॉडल्स बहुत तरक्की याफ्ता हैं और एक निस्बतन मुकम्मल मयारी निज़ाम तश्कील दे चुके हैं। ये दरअसल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ और तजुर्बात हैं। सूबा सिंध हवा की तवानाई से माला माल है। इसका जनूबी विंड फार्म 9,700 मुरब्बे किलोमीटर के रुकबे पर मुहैयत है, जिसमें हवा की तवानाई की तरक्की के लिए 11,000 मेगावाट की सलाहियत है। हवा की सिमत मुस्तहकम है और हवा की रफ्तार 7 मीटर फी सेकंड तक है। इसलिए हवा से बिजली पैदा करने के लिए यहाँ के हालात बहुत बेहतरीन हैं। अगर इसे सही तरीके से तैयार किया जाए तो ये मुल्क की बिजली की तलब का 5 से 10% पूरा कर सकता है। अभी आना है, दुनिया आगे जा रहा है, दुनिया इतना तेज़ जा रहा है। अभी ये क्लाइमेट कंट्रोल की बात हो रही है और सब बोलते रिन्यूअल रिन्यूअल रिन्यूअल। अभी अल्लाह का फजल है, हमको हवा मिल रही है। ये सिंध का कॉरिडोर है ना, उसमें बोला 50,000 मेगावाट हो सकता है। रफ़ीक दाऊद कराची पाकिस्तान में दाऊद फैमिली के मौजूदा सरबराह, जो पाकिस्तान में विंड पावर के मंसूबों की तामीर में सरमायाकारी करने वाले पहले शख्स थे। उन्होंने अपने नाम से मंसूब दाऊद विंड पावर स्टेशन की तामीर के लिए चीन के साथ ताउन किया। दुनिया अभी चल रहा है, आगे जा रहा है। दुनिया को देखना है रिन्यूएबल्स पे। रिन्यूएबल्स जब भी हमने शुरू किया ये प्रोजेक्ट करने के लिए 12 साल हो गया, 12 साल लगे लगाने के लिए, और ये भी थैंक्स टू सीपैक जल्दी हो गया, नहीं तो ये भी आज भी गपशप चला चली हो रहा है। तो अभी दुनिया में इतना हो रहा है। जब हम शुरू किए तो 750 किलोवाट आवर्स का प्रोपेलर्स थे विंड टर्बाइन। जब भी हम टाइम हो गया आने तो 1.5 मेगावाट कर दिया हमने। अभी 15 मेगावाट का जनरेटर बन रहे हैं। ऐसे इतना आगे बढ़ गया, 15 मेगावाट्स का एक टर्बाइन। इतना तेज़ हो रहा है दुनिया। जब नई तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की तलाश की बात आती है तो रफ़ीक दाऊद ने कभी भी चीन का शुक्रिया अदा करने में देर नहीं की। दर हकीकत रफ़ीक दाऊद का चीन से बहुत गहरा ताल्लुक है। दाऊद खानदान कभी पाकिस्तान में टेक्सटाइल के सबसे बड़े इदारे का मालिक था। 1964 में जब उस वक्त के चीनी वज़ीर आज़म चू एनलाई ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने दाऊद फैमिली इंटरप्राइज का दौरा किया। उस वक्त 22 साला रफ़ीक दाऊद बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे थे और उन्हें वज़ीर आज़म चू एनलाई से मुलाकात का मौका न मिल सका। 1965 से रफ़ीक दाऊद 1 दर्जन से ज़ायद बार चीन जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर दफ़ा जब वो चीन गए तो वो तरक्की और तब्दीली को महसूस कर सकते थे और बीजिंग में एक तजर्बे ने उन पर बहुत गहरा तासुर छोड़ा। जब मैं पहली बार दीवार चीन देखने गया तो 2 लोग कहते हैं कि बराहे करम 3 बजे तक वापस आ जाएं। 3:30 तक बारिश होगी, इसलिए बराहे करम मोहतात रहें। मैंने कहा वो कैसे जान सकती है कि 3 बजे से 3:30 तक बारिश होगी, और 3:15 पर बारिश हुई। मैंने कहा ये क्या है, आप कैसे बता सकते हैं कि बारिश कब होगी? फिर मैंने कहा कि मुझे अपनी कंपनियों का ईमेल एड्रेस दें और मैं देखूंगा कि आप बादलों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हवाई जहाज़ के ज़रिए बारिश बरसाई जाती है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट रफ़ीक दाऊद ने चीन में मसनूई बारिश से टेक्नोलॉजी की ताकत और कारोबारी मौके को देखा। 2006 में रफ़ीक दाऊद ने नए एनर्जी विंड पावर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करने के लिए ख़ानदानी कारोबार को बढ़ाया, लेकिन महदूद ज़ाती फंड्स की वजह से ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सका। इत्तफाक से 2012 में रफ़ीक दाऊद और पावर चाइना ने एक दूसरे के साथ तावन किया और दाऊद विंड पावर प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ। वो मैनेज करते हैं। हमारा प्रॉब्लम था जब भी हमने लगाया था, एक कंपनी है गोल्ड विंड, सबसे बड़ी कंपनी है जो जनरेटर्स बनाते हैं, टर्बाइन्स बनाते हैं।
اس سے سودا ہو گیا تھا. تو جب بھی ہم سائن کرنے کے لیے گئے تو اوپر ہم نہیں سائن کر سکتے یہ آپ کا پروجیکٹ دریا کے نزدیک ہے تو سالٹش واٹر ہے, سالٹش ہوا ہے, تو ہم 20 سال کا گارنٹی نہیں دے سکتے. تو اللہ کا فضل ہمارا چائنیز پارٹنر تھا ہیڈرو چائنا. اپریل 2015 میں چین اور پاکستان کے رہنماؤں کی موجودگی میں داؤد ونڈ پاور پروجیکٹ کی سنگ بنیاد کی تقریب کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئی. داؤد ونڈ پاور اسٹیشن کراچی سے 60 کلومیٹر مشرق میں بمبور میں ایک سمندری فلیٹ پر بنایا گیا تھا. مقامی جغرافیائی پابندیوں کی وجہ سے تعمیر کے منصوبے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے ونڈ فارم کو ساحلی ہوا کا فارم کہا جاتا ہے. جب لہر اٹھے گی تو پانی اوپر آئے گا. یہاں اصل دشواری بنیادی طور پر ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے ونڈ ٹربائنز کی بنیادیں تعمیر کرنا ہے. ہمیں کافی گہرائی تک سوراخ کرنا پڑتے ہیں. ان سہولیات کے مکمل ہونے کے بعد ونڈ ٹربائنز کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی عمارتوں کی بنیادیں بھی ساحلی ونڈ فارمز سے بڑی ہیں. داؤد ونڈ پاور پروجیکٹ کی کل نصب صلاحیت 50,000 کلو واٹ ہے اور بجلی کی سالانہ پیداوار 130 ملین کلو واٹ ہے. 2017 میں اس کی تکمیل کے بعد سے اس نے 1 لاکھ مقامی باشندوں کی بجلی کا مسئلہ حل کیا. اس سے قبل جب بھی میں نے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک بڑے اور اہم شہر لاہور کا دورہ کیا ہے تو ہمارے مقامی دفتر کو اچانک ہونے والی بجلی کی بندش کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ڈیزل جنریٹر کی ضرورت پڑتی ہے. بعض اوقات جب آپ کمپیوٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک بجلی منقطع ہو جاتی ہے. یہ صورتحال بہت عام ہے. بجلی کی قلت ہمیشہ سے ایک اہم مسئلہ رہا ہے جو پورے پاکستان کی معاشی ترقی کو محدود کرتا ہے. ابتدائی دنوں میں بعض شہروں میں بجلی کی اوسطاً یومیہ بندش 12 گھنٹے تھی اور دیہی علاقوں میں یہ 18 گھنٹے تک تھی. دوسری طرف گھریلو استعمال کے تیل اور قدرتی گیس کے وسائل کی کمی کے لیے طویل مدتی بڑے پیمانے پر درآمدات کی ضرورت ہے. دوسری طرف فوسل ایندھن کے استعمال سے کاربن کے اخراج میں اضافہ ہوگا جو پائیدار ترقی کے لیے سازگار نہیں ہے. ہم ابھی اسٹک ہے, فیول آئل ہے, کولسا ہے. دنیا ابھی ورلڈ بینک پیسہ نہیں دیتا ہے کو پروجیکٹ بنانے کے لیے. آپ کرتے ہو کیوں؟ آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے. آپ کے ساتھ کوئٹہ سے کراچی 50,000 میگا واٹ کا پوزیشن ہے, ہوا اتنی ہے 50,000 میگا واٹ, جو پورا ملک 75 ایئرس کے بعد 25,000 میگا واٹ بنا دیا ہے. یہاں 50,000 مفت ملتا ہے آپ کو. صرف یہ ڈنڈا لگاؤ اور پنکھا لگاؤ اور کچھ نہیں ہے. تھرمل پاور جنریشن کے مقابلے میں داؤد ونڈ پاور اسٹیشن سے پیدا ہونے والی صاف بجلی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو مؤثر طریقے سے کم کر سکتی ہے, جو مقامی آب و ہوا پر فائدہ مند اثرات مرتب کرتی ہے اور معاشرے اور ماحول کی پائیدار ترقی کو فروغ دینے میں مثبت کردار ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے نے پاکستان میں مقامی لوگوں کے لیے کیریئر کی تبدیلی بھی لائی ہے. اب پاکستان میں ہمارے پاس 8,000 مقامی ملازمین کام کر رہے ہیں. ان منصوبوں میں جن میں ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں مرکزی ملازمین مقامی ہیں اور صرف کچھ اہم عہدوں یا کچھ ابتدائی تربیت کے لیے چینی انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے. داؤد ونڈ پاور کی مثال لے لیجئے. سوائے ایک سینئر چینی مینیجر کے باقی تمام 30 ملازمین پاکستانی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام انتظام مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہم پاکستانی انجینئرز رکھے ہیں اور سوچا ہے کہ 5 سال میں یہ چلائیں گے, پھر ہم ہمارا O&M ہم کریں گے, آپریشن میں ہمارا آ گیا. میں 5 سال یہ کرتے ہیں. ہم کو انشاءاللہ اس کا پرابلم نہیں ہوئے گا. بٹ چائنیز بھی انویسٹمنٹ ہے تو ہم ساتھ ہی کریں گے اور ان لوگ کا بندہ تو ہونا چاہیے اور ہوئے گا ہی. یہ اپنے پروجیکٹ کے لیے سیفٹی ہے, یہ ہوئے گا تو ہم تو اس میں کوئی نہیں. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چائنیز کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور تعمیرات میں بتدریج اضافہ ہوا ہے, جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں تکنیکی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا ہے. اگر آپ ایک غریب شخص کو مچھلی دیتے ہیں تو اسے آپ ایک دن کھلاتے ہیں, اور اگر آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں تو آپ اسے ایسا پیشہ دیتے ہیں جو اسے ساری زندگی پالے گا. اسی فلسفے کے تحت
पाकिस्तान में मुकामी लोगों ने अपने काम में तेजी से तरक्की की है। 我们在巴基斯坦采取两种模式， हम पाकिस्तान में 2 मॉडल अपनाते हैं, एक मकामी तौर पर मुलाजमीन को भर्ती करना और दूसरा पाकिस्तानी मुलाजमीन को तरबियत के लिए चीन भेजना और फिर मकामी मंसूबों पर काम करने के लिए पाकिस्तान वापस जाना। मुझे लगता है कि दूसरे मॉडल के ज़्यादा तवील मुद्दती इम्कानात हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मुलाजमीन के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो ख़ुद इल्म सीखें, नौकरी तलाश करें और अपने मुस्तकबिल को रोशन करें। ये ना सिर्फ एक शख्स की बल्कि उसके पूरे ख़ानदान की भी तकदीर बदल सकता है। 因为巴基斯坦是个大国，人口大国， 200 मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के तौर पर हमने तवानाई और नकलो हमल के मसाइल को मकामी तौर पर हल करने के लिए मिलकर सख्त मेहनत की है। अगला मरहला मकामी रोज़गार के मसले को हल करना है। मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। मेरी नज़र में पाकिस्तानी बहुत मेहनती कौम है। हम यहाँ सरमायाकारी करेंगे, जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराएंगे और फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो जाएगा। पाकिस्तान को आला मयार के चमड़े और चमड़े की मसनूआत की पैदावार का मरकज़ समझा जाता है और मुल्क में आला मयार की गाय, भैंसें, भेड़ और बकरी के खालों से चमड़ा बड़ी तादाद में तैयार किया जाता है। इसके अलावा चमड़े की सनत पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी सनतों में से एक है। चमड़े के जैकेट्स, दस्ताने, बैग्स और जूते स्टार प्रोडक्ट्स हैं। आइए आज हम पाकिस्तान के चमड़े की सनत पर नज़र डालते हैं। जी, मेरा नाम तारिक है और मैं यहाँ पे तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ। चमड़े का काम तो ये जो कच्चे से आता है, काम प्रोसेस काफ़ी लंबा है। तो उसको फिर नमक लगाया जाता है, फिर उसको मतलब टैंक में डाला जाता है तो नमक साफ़ हो जाए, फिर पेडल में डाला जाता है, फिर सोडियम लगाते हैं उसको बाव उतारने के लिए। चमड़े की मसनूआत भेड़, गाय, बकरी और भैंस से हासिल की जाती हैं। मुख्तलिफ खाम माल मुख्तलिफ खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। मुख्तलिफ मसनूआत बनाई गई हैं। देखिए, हम 4 लेदर इस्तेमाल करते हैं: शीप, काव, गोट और बफलो। बफलो देखिए, फैशन गारमेंट जो है वो शीप में बनता है, गोट में बनता है, ठीक है ना, काव में भी बनता है, और बफलो में जो है और काव में ज़्यादातर मोटर बाइक्स बनती हैं, ये हैवी जैकेट्स बनती हैं। फ़र्क ये होता है वो थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा स्टिफ होता है, और शीप का जो चमड़ा जो होता है, जिसको हम भेड़ कहते हैं या दुम्बा कहते हैं या भेड़ कहते हैं, उसका चमड़ा जो है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत लाइट होता है। क्योंकि काव का जो लेदर थोड़ा हैवी होता है, उसकी एक जैकेट जो है 2 से 2.5 किलो की होती है, इसी तरह बफलो की भी ना। मगर बफलो का जो चमड़ा जो है वो ज़्यादातर वो अपॉस्ट्री के लिए होता है, ठीक है ना। आपकी जो फर्नीचर बनता है उससे, गाड़ियों की अपॉस्ट्री, गाड़ियों के सीट कवर्स होते हैं, मोटर बाइक जैकेट्स बनते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। चमड़े की ये शानदार क्वालिटी की मसनूआत पूरी दुनिया में बरामद की जाती हैं, जिससे खातिर खा ज़र मुबादला हासिल होता है। चमड़े के सामान की कीमत, मिकदार और यूनिट कीमत के लिहाज से बरामदात बतदरीज बढ़ रही हैं। अहम खरीदार इटली, चीन, कोरिया, वियतनाम, जर्मनी, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, स्पेन वगैरह के हैं। देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान तो फिनिश लेदर तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, गारमेंट भी कर रहा है, ग्लव्स भी कर रहा है। तो बेहतर तो हम तो ऑलरेडी हैं। देखिए, हम तो सारी जो है इंडस्ट्री जो है हमारी, तो जो लेदर है वो इंटरनेशनल क्वालिटी की लेदर है। वो हम किसी से पीछे नहीं हैं। हाँ, हमारे पंजाब से या कराची से अभी भी जो लेदर एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत हाई स्टैंडर्ड, $2 $3 में एक्सपोर्ट हो रहा है लेदर, स्क्वायर फुट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बड़े बड़े जो अब चाइना में जो जा रहा है ये, तो वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स की बैग्स बन रहे हैं ना ये। तो ऐसा नहीं है कि गारमेंट भी जब हम शुरू हो जाएगा तो आप देखिएगा ये जो 1 बिलियन की इंडस्ट्री जो है, जो लेदर की टोटल इंडस्ट्री है, 2 या 3 बिलियन की 4-5 साल में ये 2-3 बिलियन को टच कर लेगी इंशाल्लाह ये। पाकिस्तान की चमड़े की सनत टेक्सटाइल के बाद दूसरी सबसे बड़ी बरामदी सनत है, जिसने 2020 में बरामदात में तकरीबन 5.4% हिस्सा डाला है। इसके बावजूद इस चमड़े की सनत का मजमूई कारोबार 2018 से 2019 में वबा की वजह से पीछे रह गया। वबा के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। तो मैंने बताया ना आपको, हमारी बहुत अच्छी थी,
हमने 14% इंक्रीज़ हुआ ना हमारा एक्सपोर्ट, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है 14%, लेदर पूरी लेदर की इंडस्ट्री की जो है ओवरऑल परसेंट जो है 14% इंक्रीज़ हुई है, जिसमें मैंने आपको कहा कि लेदर गारमेंट्स जो है हाईएस्ट सबसे नंबर 1 पे था और ग्लव्स था नंबर 2 पे। ताहम यहाँ मकामी सनतकारों को अब भी कुछ मसाइल दरपेश हैं। कुछ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अभी हमारे लेदर के कारीगर कम हो रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारी लास्ट जनरेशन जो लेदर के कारीगर की जो अभी चल रही है, वो तकरीबन 20 साल पुराने जो लोग हैं, जो शागिर्द थे पहले, अब वो उस्ताद बन गए हैं। अब वो उस्ताद बन गए तो वो मशीनों पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब उनके ज़ाहिर है वो चश्मे लग गए और नज़रें थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, तो अब वो मेरे ख्याल से 3 से 4 साल बाद अब वो रिटायर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, जब वो रिटायर होंगे तो पीछे उनके जो है ना कोई कारीगर नहीं बन रहा है, कोई शागिर्द नहीं बन रहा है। यही इंडस्ट्री में जो है ना मुख्तलिफ सहूलियात दी जाएँ, आवाम को सहूलियात दी जाए, लेबर को सहूलियात दी जाए, और मशीनरी मतलब नई नई डिज़ाइन की जो मशीनरी आ रही हैं वो अवेलेबल हों, ताकि काम करने की सहूलत ज़्यादा बेहतर मुयसर हो। तो मैंने बताया ना आपको, हमारी बहुत अच्छी थी, हमने 14% इंक्रीज़ हुआ ना हमारा एक्सपोर्ट, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है 14%, लेदर पूरी लेदर की इंडस्ट्री की जो है ओवरऑल परसेंट जो है 14% इंक्रीज़ हुई है, जिसमें मैंने आपको कहा कि लेदर गारमेंट्स जो है हाईएस्ट सबसे नंबर 1 पे था और ग्लव्स था नंबर 2 पे। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मुसाबकत की कमी की अहम वजूहात में हुनरमंद अफरादी कुव्वत की कमी, मुआवन सन्नतों की कमी, दरामदात पर भारी इन्हिसार, खाम चमड़े के तहफ़्फ़ुज़ में मसाइल, सर्टिफिकेशन की कमी और जॉइंट वेंचर्स की कमी है। इन अवामल के बावजूद मुश्तरका कोशिशों से सूरत हाल बेहतर हो रही है और कुछ सनत के मुस्तकबिल के हवाले से पुरउम्मीद हैं। तो उसमें यह है जी कि इस वक्त पाकिस्तान में 800 टैनरीज़ हैं। 800 टैनरीज़ में जो लार्ज टैनरीज़ हैं वो आलमोस्ट समझ लें 10% है सिर्फ, उसके बाद मीडियम है, उसके बाद स्मॉल टैनरीज़ हैं। मौजूदा ज़माने के जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा इस वक्त एनवायरनमेंटल इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनीज़ तेज़ी से पाकिस्तान में LWG सर्टिफाइड हो रही हैं, और उसमें हमारी टैनरी भी सर्टिफाई हुई है। उसमें गोल्ड मेंबरशिप होती है, सिल्वर मेंबरशिप होती है, ब्रॉन्ज़ होती है। तो यहाँ अक्सर मैंने देखा गोल्ड सिल्वर ही है ज़्यादातर। तो ये मैं समझता हूँ कि फ्यूचर पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री का बहुत बेहतर है। चमड़े की इस सनत की तरक्की के फ़रोग के लिए मैन्युफैक्चरर्स वसी तर तावन का मुतालबा करते हैं, जैसा कि चमड़े के एक बड़े सनतकार चीन के साथ जॉइंट वेंचर कायम करना और इस बड़ी मार्केट से मज़ीद फ़ायदा उठाना। पाकिस्तान में शू की इंडस्ट्री, शू की बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, चाइना सबसे बड़ा लेदर शूज़ का एक्सपोर्टर है। तो अगर आप देखें कि अगर ये पाकिस्तान में अगर आज शूज़ का कोई ये जॉइंट वेंचर भी खुल जाए तो कितनी बड़ी शू की मार्केट हो जाएगी आपकी चाइना ना। इसी तरह लेदर गारमेंट्स बहुत बड़ी मार्केट हो जाएगी चाइना के लिए, क्योंकि चाइना में जो है जो लेदर गारमेंट्स खुद बनता है, वहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है वो 60% उनके लिए होता है वो, क्योंकि चाइना के कुछ एरियाज़ में सर्दी पड़ती है, सर्दी, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में मैं तो चाइना की बहुत बड़ी मार्केट देख रहा हूँ मैं। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में चमड़े के शोबे के ढांचे के मुताबिक कुल बरामदात का 20%, तैयार चमड़ा 32%, चमड़े के मलबूसात 31%, दस्ताने 16% और जूते 2% चमड़े की मसनूआत हैं। इससे जाहिर होता है कि जूते कम हैं और चमड़े के मलबूसात ज़्यादा हैं, जबकि दुनिया में 65% चमड़े के जूते हैं। इस तरह पाकिस्तान में चमड़े के जूतों के लिए वसी गुंजाइश है। लेकिन हमारे यहाँ फुटवेयर पर काम नहीं हुआ, जॉइंट वेंचर्स नहीं लगे, जो हालात अच्छे थे बड़े ब्रांड्स के आने की, उस वक्त कराची में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन सही नहीं थी। तो अब मौका है इस वक्त कि हम उसमें जाएं। चाइना जो मदद कर सकता है पाकिस्तान में, और अपने आप को विन विन सिचुएशन है ये नहीं है कि हमारी मदद है तो उनके लिए नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। चाइना दुनिया में का नंबर 1 प्रोड्यूसर है फुटवेयर का इस वक्त, और लेदर गुड्स का। इन दोनों चीज़ों के चूँकि लेदर एक्सलेंट यहाँ प्रोड्यूस होता है और हम बड़े ब्रांड्स को ये लेदर दे रहे हैं पाकिस्तान, तो चाइना अगर यहाँ जॉइंट वेंचर लगाए तो लेदर गुड्स में बहुत गुंजाइश है, जो कि सिर्फ इस वक्त हमारे लेदर सेक्टर में 2% एक्सपोर्ट है। अगर लेदर गुड्स के जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर लगें तो आप देखें कि खुद आप सोचें कि हमारे लेदर एक्सपोर्ट्स कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे।
आगा सईद ने मजीद कहा कि चूंकि चीन हुनर और टेक्नोलॉजी में चमड़े का एक बेहतरीन बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है, इसलिए चीन के साथ तावन, टैलेंट, ट्रेनिंग जैसे मजीद फवायद ला सकता है, जिससे हुनरमंद कारकुनों की कमी दूर की जा सकती है। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।